गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉर्ड लिटन। यहाँ आपको पहले ये याद रखना है कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ये दो ऐसे वायसरॉय हुए जिन्होंने अपनी नीतियों से भारत को अधिकतम नुकसान पहुंचाया। लॉर्ड लिटन को इससे पहले भी मद्रास के गवर्नर पद को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उसको स्वीकार नहीं किया था। उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव सरकार थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली थे। जब बेंजामिन डिज़रेली ने भारत के गवर्नर जनरल का पद उन्हें ऑफर किया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और अप्रैल 1876 को उन्होंने लॉर्ड नॉर्थब्रुक से इस पद का चार्ज लिया। जहाँ तक लॉर्ड लिटन की बात है, वो एक डिप्लोमेट था, एक कूटनीतिज्ञ था और इससे पहले भी फॉरेन डिपार्टमेंट में या विदेशी विभाग में वो काम कर चुका था, लेकिन उसको भारत का कोई तजुर्बा नहीं था। व्यक्तिगत जीवन में वो एक बहुत बढ़िया कवि, उपन्यासकार और निबंधकर्ता था और लोग उसको साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते थे। ओवन मेरेडिथ। अब जहां तक लॉर्ड लिटन के भारत में किए गए कार्य हैं, उनको हम इन हेड्स में विभाजित कर सकते हैं। फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वित्तीय सुधार, फेमीन 1876 से 1878 तक ये एक अकाल पड़ा था, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 शाही उपाधि अधिनियम, उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, आर्म्स एक्ट शस्त्र अधिनियम एक्ट 1878, उसके बाद स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस वैधानिक सिविल सेवा और लास्ट में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस हेड्स में हम लॉर्ड लिटन को पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड। जहां तक मुक्त व्यापार का प्रश्न है तो ये प्रक्रिया भारत में ना शुरू होकर इंग्लैंड में शुरू हुई। इंग्लैंड में लंकाशायर में जो वस्त्र उत्पादक थे वो भारत में और खास तौर से बंबई में पनप रहे उद्योगों के प्रति ईर्ष्या रखते थे। जहां तक भारत का प्रश्न है तो वहां पर सबसे पहला कॉटन मिल 1818 में बना और जो स्थान था वो था फोर्ट ग्लॉस्टर, ये कलकत्ता के पास था। लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया वो एक कंपनी की स्थापना से आया जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी और इसको कोवारजी नाना भाई डावर ने बनाई थी। उन्होंने 1854 में बंबई में एक कॉटन मिल खोली। उसके थोड़े समय बाद 1861 और 1863 में शाहपुर मिल और कैलिको मिल ये अहमदाबाद में खुली। जहां तक मिलों की स्थिति है तो 1870 तक 47 मिल एक साथ आ गए और उन 47 मिलों में से 60% बंबई में थे। तो लंकाशायर के जो उत्पादक थे वो भारत को प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित होने से रोकना चाहते थे। और वो कैसे रोक सकते थे? इन्होंने भारत में लगने वाले जो आयात कर हैं या इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उसका विरोध किया। ये विरोध इंग्लैंड में हुआ। अब बेंजामिन डिज़रेली लंकाशायर के वोटर्स के महत्व को समझता था और इसलिए उसने हाउस ऑफ कॉमन में यह प्रस्ताव पारित करा दिया। लॉर्ड लिटन ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी और 11 जुलाई 1877 के जो हाउस ऑफ कॉमन का प्रस्ताव था उस पर 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया।
एक वस्तु मोटे वस्त्र पे छोड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद जो मोटे वस्त्रों पर लगाया गया शुल्क है वो भी हटा दिया गया। यानी कि इस तरीके से 30 वस्तुओं पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो समाप्त कर दी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि इस नीति ने ब्रिटेन के लिए भारत का आर्थिक शोषण और अधिक बढ़ा दिया। वो तो वैसे ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लेकिन अब आर्थिक शोषण और बढ़ गया। तो ये था मुक्त व्यापार। दूसरा था फाइनेंशियल रिफॉर्म। जहां तक वित्तीय सुधार की बात है तो एक वायसरॉय आए थे लॉर्ड मेयो, और उन्होंने फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण। यानी कि प्रांतों को भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे कि वो अपने खर्चों को मैनेज करें। लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड मेयो की उस नीति को ही आगे बढ़ाया। जो प्रांतीय सरकारें थी उनके वार्षिक अनुदान को और नहीं बढ़ाया और इनको प्रेरित किया कि ये अपने राजस्व से ही खर्चा चलाएं। अब बहुत सारा जो कर है वो प्रांत सरकारों को मिलने लगा, जैसे भूमि कर थोड़ा हिस्सा, लैंड रेवेन्यू का, एक्साइज का, आबकारी कर मिलने लगा, स्टैम्प्स का होता था, कानून और न्याय शुल्क होता था, लाइसेंस शुल्क होता था। ये सारे अधिकार प्रांतों को दे दिए गए। इसके अलावा एक काम और किया, देशी रियासतें जो थी वो अपना नमक बनाती थी। लॉर्ड लिटन ने इन देशी रियासतों को जो नमक बनाने के अधिकार हैं उनको ले लिया और उनके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाने लगा। इससे ब्रिटिश प्रांतों में जो नमक का रेट है वो एक जैसा हो गया, बराबर हो गया, और जो अंतरराज्यीय तस्करी हो रही थी नमक की वो भी रुक गई। ठीक है, तो जहां तक प्रांतीय आत्मनिर्भरता है वो तो हो रही थी, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है फेमीन। ये है अकाल, जिसको ग्रेट फेमीन हम बोलते हैं, महाअकाल। और ये 1876 से 1878 तक रहा। और इसको, चूंकि इसका जो केंद्र बिंदु था वो मद्रास में था, इसलिए इसको मद्रास अकाल के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास के अलावा बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ हिस्से और पंजाब, इसका जो दायरा है वो यहां तक फैला। इसका कारण ये था कि दक्षिणी पठार में मॉनसून की कमी हुई और मॉनसून या बारिश ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई। पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने लिटन के नेतृत्व में अनाज के निर्यात को जारी रखा और इन वर्षों में 3,20,000 टन निर्यात किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड था। इससे जो क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है वो कमजोर पड़ गई। अब इससे पहले भी भारत में अकाल आते रह रहे थे। 1873-74 में बिहार में अकाल पड़ा था, तो वह उस समय बर्मा से चावल मंगा लिया गया था, वहां से आयात कर लिया गया और उन लोगों को दे दिया गया। और उस समय जिस व्यक्ति ने यह काम किया वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचर्ड टेम्पल्टन। यूरोप में और ब्रिटिशर्स ने इनकी बहुत निंदा करी कि बहुत दानी बन रहा है, नुकसान कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन लॉर्ड लिटन ने इसके विपरीत किया। उसने अनाज का निर्यात जारी रखा, जिससे जो स्थिति है महाअकाल की या दुर्भिक्ष की वो और अधिक विकराल रूप ले गई। आर्थिक तबाही मच गई पूरे भारत में। लोग भूमि अपनी बेच के भागने लगे, उनके जो गहने या जो सामान था वो बिक गए, और बहुत बहुत से हमें इंस्टांस ऐसे मिलते हैं कि बच्चे भी बिक गए। तो
प्रकृति की मार जो थी वो थी, लेकिन ये मानव निर्मित था जो लॉर्ड लिटन की नीतियों से ब्याहवा बन गया था। जो खेतिहर मजदूर हैं या जो बुनकर हैं, वो अपने देश पर छोड़ के और गिरमिटिया मजदूर बन के, इंडेंचर्ड लेबर बन के अलग अलग उपनिवेशों में चले गए, जो ब्रिटेन के ही थे। कोई लंका चला गया, कोई फिजी चला गया, कोई वेस्ट इंडीज चला गया। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें 55 लाख से 1 करोड़ लोग लगभग मारे गए थे। तो जब आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, तो उसमें इस महाअकाल ने कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम किया था। इसके ऊपर एक वर्क किया है कॉर्नेलियस वालफोर्ड ने। और वो ये कहता है कि भारत में अंग्रेजों के शासन से पूर्व 2000 वर्षों में केवल 17 अकाल पड़े और ब्रिटेन के 120 वर्ष के शासन में 34 अकाल पड़ गए। तो वो ये कहता है, उसका रीजन ये देता है कि जब पुराने टाइम में राजा राजस्व को वसूलते थे और कहीं अकाल पड़ता था, तो उससे पहले ही वो जल संरक्षण के लिए धन देते थे, क्योंकि भारत में मॉनसून रेन से ही खेती होती है। तो वो आर्टिफिशियल इंतजाम हो जाता था और अगर बारिश नहीं भी हुई है तो फसल को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता था। दूसरी वो चीज ये कहता है कि जो खाद्य निर्यात है उस पर उन दिनों प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि निर्यात नहीं करेंगे। इसके बाद वो कहते थे कि उन लोगों को करों में राहत दे दी जाती थी और मुफ्त भोजन वितरण किया जाता था। लॉर्ड लिटन ने इनमें से कुछ भी नहीं किया था और उसने निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया था। लेकिन एक उसने कमीशन बैठाया और वो स्ट्रेची कमीशन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेची कमीशन ये अकाल का पहला कमीशन था जो भारत में बैठा। इसकी रिकमेंडेशंस आई और इसकी रिकमेंडेशंस में 4-5 चीजें थी। सबसे पहली थी कि भू राजस्व की वसूली उन क्षेत्रों से माफ कर देनी चाहिए जो अकाल के क्षेत्र हैं। दूसरा, इसने कहा कि सिंचाई प्रणाली जो है, इरिगेशन सिस्टम, उसको बेहतर बनाना चाहिए। तीसरी चीज इसने कही कि श्रमिकों को काम देना चाहिए और गरीबों को मुफ्त राहत देनी चाहिए। इसके अलावा चौथे पॉइंट में इसने एक अकाल निधि, उसकी स्थापना का कहा कि भाई एक ऐसा फंड होना चाहिए जो फेमीन के समय में उस पैसे को प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा इसने 5वां पॉइंट एक इंपॉर्टेंट दिया था कि एक फेमीन लॉ बुक होनी चाहिए, अकाल संहिता होनी चाहिए, जो सारे नियम अकाल से संबंधित उसमें हो। लेकिन रिकमेंडेशन लॉर्ड लिटन के समय में हुई, लेकिन उसका फाइनल जो हुआ दैट वाज इन 1883। तो उस महाअकाल ने भारतीयों में लॉर्ड लिटन के प्रति जन असंतोष की भावना को और अधिक भड़का दिया। इसके बाद एक आता है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, शाही उपाधि अधिनियम। ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया है उसको भारत की महारानी बना दिया गया और उनको एक उपाधि दे दी गई, कैसरे हिंद। और उसके लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जहां पर ये उपाधि दी जानी थी। और ये उपाधि 1877 में दिल्ली दरबार को चुना गया। करोड़ों रुपए इस भव्य आयोजन पर खर्च किए गए। सारी जो देशी रियासतों के राजा हैं उनको बुलाया गया और गणमान्य लोगों को बुलाया गया। लेकिन एक तरफ
दुर्भिक्ष या अकाल से करोड़ों लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन अपने भव्य आयोजन को करने में लगे हुए हैं। तो एक व्यक्ति हैं आरजी प्रधान। आरजी प्रधान, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द रॉयल टाइटल्स एक्ट एंड द दिल्ली दरबार। तो ये कहते हैं कि इस भव्य आयोजन से भारत के लोगों में अंदर ही अंदर राष्ट्रीय अपमान की भावना बढ़ने लगी थी। लोग ऊपर से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे कि एक तरफ हमारे लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ पॉम्पेन शो में लॉर्ड लिटन लगे हुए हैं। उसके बाद कलकत्ता जर्नल एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसने लिटन को नीरो की संज्ञा दी। नीरो रोम का राजा था और उसके बारे में कहा गया है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं था कि रोम में क्या हो रहा है। तो लॉर्ड लिटन को इससे कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता के साथ क्या हो रहा है, बल्कि वो केवल इस मामले में लगा हुआ है कि किस तरीके से इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाया जा सके। लाला लाजपत राय ने भी इस जो दिल्ली दरबार है उसके बारे में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही, और उन्होंने सबसे पहली चीज की कि जो देशी रियासतें अब तक ब्रिटिश सरकार की सहयोगी थी वो सामंतों के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि अब जो महारानी है वो तो ब्रिटेन की रानी है, तो ये सब सामंत हो गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक चीज अच्छी हुई कि जो रानी की भारतीय प्रजा थी अब वो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हो गई, क्योंकि जब रानी बन गई भारत की विक्टोरिया तो जो प्रजा है वो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा बन गई। और तीसरी उन्होंने चीज कही कि इससे क्या हुआ कि जो शिक्षित भारतीय थे उनके मन में ये भावना पनपने लगी कि जो साम्राज्य है उसमें हमें उचित स्थान मिले। तो ये सारी चीजें आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसकी नींव बनी। इसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी, एंड दैट वाज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये 1878 में आया और ये कानून भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं उन पर सेंसरशिप लगाता था, और इसका उद्देश्य उन्हें नियंत्रित करना था। इस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी बोला गया है। इसको गैगिंग एक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको दबाने वाला एक्ट था। अब इसका कारण क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि लिटन की पॉलिसी से जो जन असंतोष है वो अपने चरम पर आ रहा था, और समाचार पत्रों में लगातार ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही थी। तो लिटन का उद्देश्य था कि सरकार की आलोचना करने वाले राष्ट्रवादी विचारों को दबाया जाए, और इसके लिए वो ये गैगिंग एक्ट लाया। इसमें मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया जाता था कि वो प्रिंटर या पब्लिशर, जो प्रकाशक होते थे या छापने वाले होते थे, उनसे एक बॉन्ड भरवाता था, और वो बॉन्ड ये होता था कि अगर सरकार के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री छपी जाएगी तो उस आपत्तिजनक सामग्री पर सबसे पहले चेतावनी दी जाएगी, और अगर तब भी ये प्रकाशित हुई तो उसके बाद उनकी प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस ये दोनों जब्त कर ली जाएंगी। लेकिन इससे दो चीजें हुई। एक तो राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा मिला और शासन के खिलाफ एकजुटता। इसका कारण यह था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट केवल भारतीय भाषाओं पर लगाया गया था,
इंग्लिश भाषा के जो समाचार पत्र थे या जो एंग्लो इंडियन प्रेस थी उसको इससे दूर रखा गया था। तो ये एक तरह से, चाहे आप इसको भेदभाव मांग लें, चाहे आप इसको रंग भेद मांग लें, किसी भी तरीके से माने, ये केवल भारतीयों के ऊपर लगाया गया था। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट विद्वान हुए हैं अर्किन पेरी, अर्किन पेरी, ये कहते हैं कि ये बहुत ही पतित और बुरी योजना थी। अच्छा, भारतीय समाचार पत्रों ने भी इसमें कुछ फेरबदल किया। जैसे एक अमृत बाजार पत्रिका, जिसको राष्ट्रीय की आवाज माना जाता था, जो ब्रिटिश नीति की पूरी तरीके से आलोचना करती थी। ये 1868 में दो भाई थे, घोष बंधु, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इन दोनों ने मिलकर शुरू की थी। इन्होंने क्या किया कि अपनी जो समाचार पत्र है उसका माध्यम अंग्रेजी कर दिया, ताकि वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की जो नियंत्रण है उससे अपने आप को दूर रख सके। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीयों के मन में और अधिक असंतोष डेवलप किया। इसके बाद एक और उन्होंने बनाया और वो था आर्म्स एक्ट। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार रखता था तो उसे 3 साल की सजा दी जाती थी या उसके ऊपर जुर्माना किया जाता था। लेकिन ये सब भारतीयों पर लागू हो रहा था। यूरोपियंस और जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको शस्त्र रखने का अधिकार था। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लॉर्ड लिटन भारतीयों में विश्वास नहीं करता था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, वैधानिक सिविल सेवा। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज है, ये जो आईसीएस था उससे अलग थी। आईसीएस सबसे पहले कॉर्नवालिस ने जब उस ब्रिटेन का क्षेत्र बढ़ गया तो उसको ये जरूर महसूस हुई कि कुछ अधिकारियों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो प्रशासनिक कार्यों को संभाल सके, यानी कि ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो पाए। और कॉर्नवालिस ने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया और यही कारण है कि वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया या भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। जब उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। अब 1833 में पहला प्रपोजल आया और उसमें यह कहा गया कि भाई सिविल सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, और उसमें चाहे धर्म हो, चाहे जन्म हो और चाहे नस्ल हो, इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हो वो उसका पार्ट होना चाहिए। ये 1833 के चार्टर एक्ट में आ तो गया, लेकिन अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी अपॉइंटमेंट होते थे वो प्रिविलेजेस के आधार पर होते थे। अपने अपने लोगों को वो लोग ब्यूरोक्रेट या अधिकारी बना देते थे। अब 1853 में इस परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगात्मक परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जो मेरिट बेस्ड थी, यानी कि जो मेरिट में ऊपर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। और इसका आईसीएस का पहला जो परीक्षा हुई वो 1855 में हुई और इस समय तक ये इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। अब 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर मुकुट का शासन हो गया। तो 1857 में ये जो आईसीएस है इसका नाम बदल कर दिया गया इंपीरियल सिविल सर्विस। 1864 वो वर्ष है जब पहली बार, मतलब ये शुरू हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन पहली बार एक भारतीय आईसीएस बने
और वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। अब 1862 से 1875, 13 वर्षों में केवल 40 भारतीयों ने इस परीक्षा को दिया, क्योंकि ये ब्रिटेन में होती थी। वो बड़ा मुश्किल था, अगर कोई होशियार भी बच्चा है तो वो कैसे वहां पर जाए। और उन 40 में से केवल 10 ने क्वालिफाई किया। तो लॉर्ड लिटन चाहता था कि जो आईसीएस सेवा है ये भारत में बंद हो जाए, और उसने ये प्रस्ताव बनाकर भेजा, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। तो उसने क्या चालाकी की, उसने जो भारतीय छात्र हैं उनकी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। वो नहीं चाहता था कि आईसीएस में कोई भी भारतीय सेलेक्ट हो, और इसके स्थान पर उसने ये एक अपना अनुमोदन दिया, या अपना उसने एक प्रस्ताव रखा कि इसकी जगह एक नेटिव सर्विस, यानी कि जो स्थानीय सेवा है वो प्रारंभ कर दी जाए। और उसके आधार पर इसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज भारत में 1878 से प्रारंभ की। अब ये कहता गया था कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी देने का प्रयास है, जबकि उसकी जो मूल भावना थी वो ये थी कि आईसीएस से भारत दूर ही दूर रहे। और इसके लिए उसने कहा कि जो संपन्न परिवार हैं उनके भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए। तो ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस थी, इस सेवा में सदस्यों को जो इसमें क्वालिफाई करते थे उनको कम महत्व के पदों पर नियुक्त किया जाता था, और उनका वेतन भी जो आईसीएस होता था उसकी तुलना में 2/3 होता था। अब इसका चुनाव कैसे होता था? स्थानीय सरकार भारतीयों को नामित करती थी, संपन्न परिवारों के भारतीयों को नामित करती थी, और वॉयसरॉय उस पर अपना अनुमोदन प्रदान करता था। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि ऐसे संपन्न परिवारों के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस से उसने भारतीय छात्रों के साथ या भारत के लोगों के अपने प्रशासन में भागीदारी के प्रयासों पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। इसके बाद फिर सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय में लड़ा गया। यहां आप ये ध्यान रखिए कि जब बेंजामिन डिज़रायली ने लॉर्ड लिटन को अपॉइंट करने के लिए कहा तो अपने पहले पत्र में उसने लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मध्य एशिया में जो घटनाएं या घटनाक्रम हो रहा है उससे बहुत परेशान है। आप बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये इसको मध्य एशिया की समस्या को सुलझाकर ब्रिटेन के नाम को गौरवान्वित करें। तो मध्य एशिया की जहां तक बात आती है तो मध्य एशिया में जो देश हैं वो है उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। इस तरीके के ये देश मध्य एशिया में थे। और एक दिक्कत आती थी इंटरनेशनल लेवल पे, और वो आती थी ब्रिटेन में और रशिया में। रशिया सेंट्रल एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। ब्रिटेन जो भारत में थी, जो औपनिवेशिक सरकार थी, वो ये चाहती थी कि रशिया दक्षिण की तरफ ना आए, क्योंकि अगर वो दक्षिण की तरफ आएगा तो वो भारत के उपनिवेश पर संकट पैदा कर सकता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट हैं। रशिया का अपना इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, और ब्रिटेन का ये इंटरेस्ट है कि वो भारत की तरफ ना आए। और इस तरीके की जो पॉलिसी चलती रही है ये एक नाम से जानी जाती है जिसको बोला जाता है ग्रेट गेम।
तो आक्रमण का कारण भी यही था। लॉर्ड लिटन ने, जो अफगानिस्तान में उस समय एमिरेट्स या अमीर थे, तो जो शेर अली अमीर था, उससे कहा कि एक स्थायी दूतावास ब्रिटेन का आप अफगानिस्तान में या काबुल में, जो कैपिटल थी, वहां खोलें। शेर अली ने उससे इनकार कर दिया, जिसके बदले में लॉर्ड लिटन ने इस अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। अब जो अमीर था वो भाग गया और बाद में उसके बेटे के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई है, जो गंडमक की ट्रीटी कहलाती है। अब इस ट्रीटी से क्या हुआ कि ये ट्रीटी हुई है 26 मई 1879 में। तो जो पुत्र था, जो भाग गया था शेर अली, और उसकी मृत्यु भी हो गई, उसका जो पुत्र था याकूब खां, उसको अमीर बना दिया, घोषित कर दिया ब्रिटेन ने, और उसके बदले में ब्रिटेन का स्थायी दूतावास वहां पर खुलना तय हो गया। लेकिन एक व्यक्ति थे, कैवेगनरी, ये ब्रिटिश सोल्जर और अधिकारी था। ये अपना मिशन लेकर वहां पर पहुंचा, वहां पर अपने रूल को या अपना जो दूतावास है उसको स्थापित करने के लिए। अफगानिस्तान में इसकी और पूरे मिशन की हत्या कर दी गई। इसके बाद लॉर्ड लिटन को दोबारा से आक्रमण करना पड़ा। उसने एक नया अमीर वहां पर बना दिया, अब्दुल रहमान खान, और उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है कुर्रम, और उसके अलावा सीबी, पिशिन, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, और अफगानिस्तान का जो ये युद्ध था, आंगल युद्ध, वो ऐसे समय पे लड़ा गया जब भारत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। मुक्त व्यापार लागू हो चुका है, महाकाल चल रहा है, जन असंतोष है। इसके बाद भी व्यर्थ पैसा लॉर्ड लिटन ने इस अफगान युद्ध पर उड़ाया। लेकिन मतलब अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थी वो भारत के हित में नहीं थी। लेकिन जब हम इसको कंक्लूड करते हैं, देखो, हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन विचारशील था। उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये जो उसका पॉलिसी थी, उसने प्रारंभ किया, जिस पर लॉर्ड कर्जन ने उस प्रांत का निर्माण कर दिया था। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि उसने प्रीवी काउंसिल, जो देशी रियासतें हैं, उनकी तरफ कदम बढ़ाए, जो बाद में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के रूप में कन्वर्ट हो गई। उसने भारतीयों को, पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको गोल्ड के पर आधारित कर दिया। और चौथा, उसने फेमीन कमीशन, जो ये बार बार चीजें हो रही थी दुर्भिक्ष, इसके लिए उसने फेमीन कमीशन भी स्थापित किया। तो वो विचारक तो था, लेकिन उसके सारे विचार जो थे वो ब्रिटिश फेवर्ड विचार थे। उनका भारतीयों के हित से कोई लेना देना ना था। फिजूल खर्ची वो था, भेदभाव वो करता था, रंगभेदी कानून आप इतना देख रहे हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब वो लाता था। भारतीय छात्रों को उसने हतोत्साहित किया, 21 वर्ष से घटाकर आयु 19 वर्ष कर दी। भारतीय उद्योगों को चोट पहुंचाई मुक्त व्यापार के जरिए, और अपनी निर्यात की नीति से करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में उसने पहुंचा दिया। तो भारत के बीच में वो अलोकप्रिय रहा, और उसको इसीलिए प्रतिक्रिया वाली लिटन या रिएक्शनरी लिटन के नाम से हम लोग जानते हैं। थैंक यू।